नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत इससे पहले जीवो की दुनिया हमारा जो टॉपिक चल रहा था, इसमें क्लास नंबर 21 देखी थी। साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो में आपको मिल जाएगा। जीवो की दुनिया में ही आज क्लास नंबर 22 के अंतर्गत जड़, तना, पत्ती, ऊतक, ऊतक के प्रकार और भी कुछ चीजें देखेंगे और साथ ही साथ लास्ट में प्रश्नों को भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर्स में आपका ये सारी चीजें हैं। जीवो की दुनिया से पहले वाली सारी चीजें हम करा चुके हैं। यदि नहीं देखी हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो मिल जाएगी और बाकी चीजों को भी हम जल्द ही जो है वो कंप्लीट करा देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आकारिकी से। मोर्फोलॉजी जिसको हम कहते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि मोर्फोलॉजी किससे संबंधित है। तो विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के जो रूप हैं, उनका जो गुण है, उनके अध्ययन को कहते हैं मोर्फोलॉजी। हिंदी में कहते हैं आकारिकी। तो अब एक लाइन में आपको याद रखना है, तो जो पेड़ पौधों के भाग होते हैं उनके अध्ययन को जो है वो मोर्फोलॉजी कहते हैं और आकार की हिंदी में कहते हैं। तो इसी में जैसे जड़ आपका है, तो जड़ की बात करते हैं जिसको इंग्लिश में हम रूट कहते हैं। तो जड़ जो है वो पौधों का अवरोही भाग होता है। अवरोही मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे के क्रम में। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मूलांकुर जो है, आप होता क्या है मूलांकुर, जब 2 या 3 दिन बाद आप बीज देखते हैं उसमें से एक सफेद रंग की एक रचना निकलती है, उसको हम जो है वो मूलांकुर जो है वो कहते हैं। मूलांकुर जो होता है वो निकलने के बाद बीज से ही एक और अंकुर निकलता है, जो कि आप देखेंगे तो जो मूलांकुर होता है उसके विपरीत साइड की ओर निकलता है, उसे हम कहते हैं प्रांकुर। तो मूलांकुर और प्रांकुर में ये छोटा सा डिफरेंस होता है। आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि बीजों का जब अंकुरण होता है तो उसके बाद क्या विकसित होते हैं, तो आप कहते हैं मूलांकुर और प्रांकुर विकसित होते हैं। तो मूलांकुर से विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में जो है वो वृद्धि करती हैं, क्योंकि जैसे आपकी पर्टिकुलर यहाँ पर भूमि है तो उसके नीचे की ओर आपका जो जड़ है वो इस प्रकार से जो है वो फैलती है। तो वही यहाँ पर कह रहा है, प्रकाश से दूर भूमि में जो है वो वृद्धि करती है जड़। जड़ की बात करें अगर, तो दो टाइप्स की होती हैं, एक मूसला जड़ें और एक आपका अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ों को जो है वो इंग्लिश में टैप रूट कहते हैं और अपस्थानिक जड़ों को एडवेंसियस रूट जो है वो कहते हैं। अब मूसला जो जड़ है, इसका चित्र आप ये देख रहे हैं साइड में बना हुआ है, और अपस्थानिक जड़ का जो है वो इस प्रकार से। तो चित्र मात्र से ही आपको क्लियर अंतर दोनों में समझ में आ रहा है। इसमें देख रहे हैं तो एक ही पॉइंट से ही आपकी सारी जो जड़ें हैं वो इस प्रकार से निकली हैं, और इसमें देखेंगे तो आप एक लंबी सी डंडी है उससे भी जड़ें निकली हुई हैं और ऊपर से भी अलग छोटी छोटी जड़ें निकली हुई हैं। तो इस प्रकार से अंतर तो आपको चित्र से समझ में आ रहा है। इसमें एक और चीज अगर आप देखेंगे तो जो मूसला जड़ें हैं उसमें प्राथमिक जड़ें और द्वितीयक जड़ें इस प्रकार से अलग अलग दर्शाई भी गई हैं, और जो तृतीयक जड़ें हैं उनको भी मूसला जड़ों में जो है वो दर्शाया गया है। अब स्थानिक जड़ों में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मात्र चित्र को याद रखिए, क्योंकि अगर यहां से कैसे भी प्रश्न बनेंगे तो कहीं ना कहीं इनके एग्जाम्पल से बनेंगे। थ्योरी आपकी तो पूछी नहीं जाती है, तो इनके एग्जाम्पल से कहने का क्या तात्पर्य है, इसको समझिए कि जैसे मूसला जड़ों का रूपांतरण होता है तो वो उनमें से किसका किसमें होता है, उसके एग्जाम्पल से। जैसे सबसे पहला शंकु आकार की अगर बात करें तो वो किसमें होता है। आपसे पूछा जाए कि शंकु आकार का जड़ का रूपांतरण जो है इनमें से किसमें होता है, वहां पर 4 आपको जो है वो सब्जी या फल के नाम दिए होंगे। तो गाजर में होता है। गाजर की अगर आप जड़ देखेंगे तो कुछ उसी आकार की देखने को मिलती है। इसी प्रकार कुंभी रूप की बात करें, इंग्लिश के नाम भी आप देखते हुए चल सकते हैं। कुंभी रूप जैसे सलजम हो गया, चुकंदर हो गया। सलजम, चुकंदर आपको कुंभी रूप में याद रखना है और शंकु रूप में गाजर। फिर तर्क रूपी बात करें तो इसमें आपका मूली आता है। तो ये 3 आपके मुख्यतः रूपांतरण है, केवल इन तीनों को आपको याद रखना है। शंकु रूप की बात करें तो गाजर, कुंभ रूप की बात करें तो सलजम, चुकंदर, और तर्क रूप की बात करें तो मूली। और देखेंगे आप इन तीनों का ही, गाजर की तो वैसे सब्जी भी बनती है, अधिकतर इन तीनों का क्या आपको देखने को मिलता है, सलाद। बाकी इनके आकार से आप इसको जो है वो याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे तना की। जड़ हमने देखा, मूसला जो जड़ें हैं उनका रूपांतरण देखा। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो हमने 2 टाइप्स पढ़े थे स्टार्टिंग में, ये आपका मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तो ये जो रूपांतरण हमने पढ़ाए हैं ये मूसला जड़ों के हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं तना की। तो ये प्रांकुर से विकसित होते हैं, मैंने बताया स्टार्टिंग में प्रांकुर और दोनों चीजों को। ये पौधे का प्ररोह तंत्र जो है वो बनता है। ये पौधे का वो भाग होता है जो प्रकाश की ओर जो है वो वृद्धि करता है। उसमें क्या होता था, जिसमें हमने जड़ में देखा था, वो प्रकाश जो है उससे दूर वृद्धि करता था मिट्टी में, पर तना में तो आप देखते हैं वो ऊपर ही होते हैं, तो वो प्रकाश की ओर जो है वो वृद्धि करता है। अब तना की बात करें
तो इसमें भी रूपांतरण होता है। भूमिगत तने और उसके एग्जाम्पल, जैसे कंद की बात करें तो उसमें आपका आलू आ जाएगा। घनकंद की बात करें तो उसमें बंडा है, केसर है, बंडा ये सब सब्जी बनती है इनकी, केसर तो आप जानते ही हैं। सल्क कंद की बात करें तो उसमें आपका प्याज आ जाएगा। प्रकंद की बात करें तो उसमें आपका हल्दी अदरक आ जाएगा। अगर यहां से क्वेश्चन बनना होगा तो थ्योरी नहीं, इन्हीं एग्जाम्पल से ही आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो इनको आपको याद जो है वो करना पड़ेगा। तो कंद आलू, घनकंद बंडा केसर, सलकंद प्याज और प्रकंद आपका हल्दी अदरक। इतनी चीजें आपको केवल तने में याद रखनी है। जो मेन बेसिक जो चीजें हैं उन्हीं को ही हम केवल देख रहे हैं। तो सबसे पहले जड़ देखा, तना देखा, अब और भागों की बात करते हैं जो कि आपका है पत्ती। तो ये जो है हरे रंग की होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाना, ये तो आप जानते ही हैं। फूल की बात करें, पत्ती में इतना ही आप याद रखिएगा, फूल जो है ये पौधे का जनन अंग होता है और इसी के माध्यम से आप देखते हैं जो भी पौधे का नर भाग होता है उससे जो वर्तिकाग्र होते हैं वो मादा भाग पर जो है वो आते हैं और आपका एक फल का निर्माण जो है वो होता है। वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि ये पौधे का जनन अंग है। पुष्पों में बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग ये सभी पाए जाते हैं। ये सभी उसके जो है वो अंग होते हैं। इसमें से जो पुमंग होता है वो नर जननांग होता है और जायांग जो है वो मादा जननांग होता है और इसी से ही आपका जो फल है उसका निर्माण इनके मिलने से होता है। अब नॉर्मली कोई भी फल देखते हैं, चाहे वो लौकी का पेड़ हो गया, चाहे वो कद्दू का पेड़ हो गया, चाहे वो खीरा का पेड़ हो गया, इन सभी में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फूल के बारे में पहला पॉइंट आपको याद रखना है जनन अंग, और दूसरे में ये कौन कौन से भाग हैं और कौन सा भाग क्या कहलाता है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, फूल में ही पुमंग क्या होता है। तो पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं और पुंकेसर में जो है वो पराग कण जो है वो पाए जाते हैं। और मैंने बताया ना, यही जो पराग कण होते हैं यही आपके जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। चौथा आपका पॉइंट जायांग, तो इसमें अंडप होते हैं। अंडप के भी तीन भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। इसको चित्र के जरिए समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें मैंने बताया अंडप के ये जायांग को देखिए सबसे पहले है कहाँ, तो ये बीच में आप जो सेंटर देख रहे हैं ये वाला जो भाग है ये आपका जायांग है। इस प्रकार से जायांग बना हुआ है। अब ये पूरा अगर आप चित्र देखेंगे तो जायांग जो है इसी के अंतर्गत इसमें अंडप होते हैं और इसी के ही तीन भाग हैं। तो अंडाशय आपका कहाँ है? ये अंडाशय है जो कि ये वाला आपका ये बाहरी आवरण है। उसके बाद वर्तिका देखिए, तो वर्तिका भी इसी में ही दर्शाया गया और वर्तिकाग्र को ऊपर दर्शाया गया है। तो ये एक जो पर्टिकुलर है आप एकदम सेंटर में देख रहे हैं ये आपका होता है अंदर का भाग जायांग, और इसी में जो है वो अलग अलग जो है वो भाग होते हैं। तो आपको चित्र के जरिए और बेहतर जो है वो समझ में आएगा। ऐसे ही जैसे अगर पुमंग की बात करें तो इसमें बताया था एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। तो ये आपका देखिए पुंकेसर होता है, जैसे आपका ये इस टाइप से बाहर की ओर ये निकले हुए हैं। अधिकतर आप इस तरीके की चीजें देखते हैं जो गुड़हल का फूल होता है उसमें, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये जो है पुंकेसर में इस तरीके से इस प्रकार की संरचना है, ये जो है आपकी पुंकेसर होती है। बाकी अन्य भागों को भी साथ में देखते हैं। तो पुष्प वृत्त ये आपका होता है, पुष्प आसन जहां पर पुष्प आपका जहां से निकला होता है, जहां पर आप कह सकते हैं बैठा होता है उसका आसन। बाह्य दल इस प्रकार से आपका होता है, पुंकेसर ये देख लिया हमने। परागकोश इनमें होता है, दल आपका ये इस प्रकार से जो पत्ती है उसके अंतर्गत, जायंग हमने देख लिया, अंडाशय जो है वो देख लिया, वर्तिका वर्तिकाग्र देख लिया। आगे के पॉइंट की बात करते हैं, परागण। तो परागकोश से निकलकर जो अंडप है उसके वर्तिकाग्र पर परागण के पहुंचने की क्रिया को परागण जो है वो कहते हैं। परागण भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण खुद से हो सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है पर परागण। देखिए इस चीज को थोड़ा सा और आसान सी भाषा में समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक फूल है, ये मान लीजिए एक फूल है और एक फूल ये है। जो ये वाला फूल है ये आपका मादा फूल है और ये वाला जो फूल है ये आपका नर फूल है। तो जो अभी आपका फूल होता है उसमें आप इतने छोटे छोटे डॉट 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 यहाँ पर सेंटर में जो है वो आप देखेंगे वो होते हैं परागण, इसी को हम कहते हैं परागण। तो ये जो है आपके मादा वाले जो होते हैं वो फल बनते हैं। तो ये जो नर वाले होते हैं इन पर भी इस प्रकार से होते हैं। तो इस पर से नर वाले भाग पर जो है जो पहुंचने की पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं परागण। अब इसी को ही हम इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन दो टाइप से होता है, एक होता है जैसे कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी
या मक्खी ये जाते हैं, इस पर बैठते हैं और उनके जो पैर होते हैं उस पर वो जो ये कण होते हैं छोटे छोटे ये चिपक जाते हैं और फिर ये उड़ करके आते हैं, मादा भाग पर भी बैठते हैं तो इस पर जाकर के वो चिपक जाते हैं, मतलब वहां से वहां तक इस प्रकार से कीटों के माध्यम से पहुंच जाता है। यही चीज वायु के माध्यम से भी होता है। तो वायु हवा चलती है इसलिए उड़ करके यहाँ पर भी आते हैं। और एक तरीका ये भी होता है कि आप खुद से भी कर सकते हैं। आप यहाँ से फूल इस वाला तोड़ करके जो मादा वाला भाग है उसमें जो है वो छुआ सकते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो खुद से भी पॉलिनेशन जो है वो किया जाता है। और चीजों को समझिए कि कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है। उनमें वाइब्रेट जो है, जैसे कि हवा चलती है तो नहीं, ये हिलने से अपने आप से ही हो जाता है। उसमें नर और मादा दोनों भाग जो है वो अलग अलग नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है पॉलिनेशन। तो स्वपरागण परपरागण दो टाइप से जो है वो परागण होते हैं। इसको रख करते हैं, आगे बात करते हैं निषेचन। तो पराग नली बीजांड में प्रवेश करके बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूण कोश तक पहुंचती है और परागण को वहां छोड़ देती है। उसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है, उसे हम निषेचन कहते हैं। जो निषेचित अंड है वो युग्मनज यानी कि जाइगोट जो है वो कहलाता है। ये इसी के सभी भागों की बात की गई है। पूरा जो निषेचन या फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर होता है उसकी बात की गई है। आगे बात करते हैं आवृत्तबीजी, इसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसमें निषेचन त्रिक संलयन होता है, जबकि अन्य वर्ग के जो पौधे होते हैं उनमें द्विसंलयन जो है वो होता है। अनिषेक फलन की बात करें तो कुछ पौधों में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन जो है वो कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। इसी चीज को मैंने अभी आपको समझाया भी कि जरूरी नहीं कि सब में वही प्रोसीजर होता है, और भी माध्यम होते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी दिया, जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, नारंगी हो गया, अंगूर हो गया, अनानास हो गया। इस प्रकार से एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें आपको इतने केवल पॉइंट ध्यान रखने हैं, बाकी मैंने आपको एकदम बेसिक तरीके से बता दिया कि कैसे जो है पूरा कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं आगे फल के निर्माण की। तो फल का निर्माण होता कहाँ पर है? अंडाशय से होता है। संपूर्ण फलों को तीन भागों में बांटा जाता है, सरल फल, पुंज फल और संग्रथित फल। इंग्लिश के नाम भी आप साथ में देखते हुए चलिएगा। सरल फल जैसे अमरूद केला हो गया, पुंज फल स्ट्रॉबेरी है, रसभरी है, और संग्रथित फल जो है इसमें कटहल सहतूत आदि आते हैं। कुछ फलों के निर्माण में आप देखेंगे तो बाह्य दल पुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को हम असत्य फल कहते हैं। पुष्पासन मैंने बताया ना कि जहां पर जो फूल होता है वो रखा रहता है, उसके नीचे वाला जो बेस होता है वो, तो वही चीज बताया गया। बाह्य दल पुंज या पुष्पासन जिसमें भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? असत्य फल। इसमें जैसे सेब हो गया, कटहल हो गया, इस प्रकार से आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था, इनमें से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? चार वहां पर ऑप्शन दे रखे थे, तो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। प्रश्न का जो भाग जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अब देखिए थ्योरी जो है निषेचन की कैसे पूरी प्रक्रिया होती है, मैंने उसको एकदम बेसिक तरीके से आपको बता दिया, क्योंकि आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में पता होना चाहिए। अब आपसे पूरे लिखने को नहीं आएगा कि कहाँ से क्या उठता है, क्या चीजें होती हैं। वो तो थ्योरी हम पहले आपको डीलेड लेवल पे और अन्य लेवल पर बता चुके हैं। आपको लेखपाल का एग्जाम दे रहे हो या सुपर डेट का एग्जाम दे रहे हो, सब में पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो सुपर डेट के लिए हम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन आएंगे तो अधिकतर एग्जाम्पल से आते हैं, या अगर कोई और पॉइंट्स आएंगे तो उनको हम ऑलरेडी साथ में देखते हुए चल रहे हैं। तो ये हो गया फल का निर्माण। अब इसी में ही क्वेश्चन एक ऐसे भी बनता है कि कुछ फल और उनका खाने वाला योग्य भाग क्या है, उसकी लिस्ट को हम जो है वो देखते हैं। जैसे फल और उनका खाने योग्य भाग, तो सबसे पहला जैसे गेहूं है। गेहूं में जो है वो क्या खाया जाता है? तो भ्रूण पोष और भ्रूण जो है वो खाया जाता है। काजू की बात करें तो उसमें पुष्प, व्रंत और बीज पत्र। लीची की बात करें तो उसमें आपका एरिल। ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही यहाँ से एग्जाम्पल से सीधे पूछे जाते हैं। चना की बात करें तो बीज, पत्र और भ्रूण जो है उसका खाने योग्य भाग होता है। नारियल में भ्रूण पोष जो है उसका खाने योग्य भाग होता है। टमाटर में जो है वो फल भित्ति और बीजांड आसन जो है वो खाने योग्य भाग होता है। आगे बात करें तो मूंगफली में जो है वो बीज, पत्र और भ्रूण जो है उसका खाने योग्य भाग होता है। सहतूत में जो है वो रसीले, परदिल, पुंज जो है खाने योग्य इसका भाग होता है। कटहल की बात करें तो उसमें परिदल पुंज और बीज जो है वो खाने योग्य जो है वो भाग होता है। अच्छा, इसमें आप एक चीज ये भी कर सकते हैं कि एक बार में चीजें याद नहीं होंगी, इसके लिए मैंने स्टार्टिंग से ही आपको कहा था कि साथ साथ में आप थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि चीजों को आप लिख करके भी याद कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लिया करिए यदि आप बहुत ज्यादा लिखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतनी जगह सारी चीजें आपको लिखी लिखाई मिलती है, तो आप स्क्रीनशॉट भी डायरेक्ट ले सकते हैं। या बहुत से स्क्रीनशॉट आप नहीं लेना चाहते हैं
तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, बार बार देखने मात्र से भी चीजें आपको याद होती हैं। आगे बात करें अनानास की, और वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा सभी लोग, आपके लिए यहाँ ढेर सारी मेहनत की जा रही है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो करते रहिएगा। आगे बात करते हैं सेब की, तो सेब में जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है उसका पुष्पासन। मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल असत्य फल के बताए थे उसमें यही दोनों बताए भी थे, इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता हो कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं नए नहीं बनाए जाते हैं, वही रिपीट हो जाते हैं। तो एक कटहल मैंने आपको बताया असत्य फल में, और एक मैंने आपको सेब भी जो है वो बताया था। आगे बात करते हैं आपका नाशपाती, तो पुष्पासन जो है इसमें आता है, और केवल असत्य फल के उदाहरण यही दोनों नहीं है, और भी हैं, पर मेनली जो मैंने दो यहाँ पर रखे थे उनको आप तो जरूर याद रखिएगा। आम की बात करें तो उसमें मध्य फल भित्ति जो है वो खाने योग्य भाग होता है। अमरूद में जो है वो फल भित्ति और बीजांडासन जो है वो खाने योग्य भाग होता है। अंगूर में जो है वो फल भित्ति और बीजांडासन यानी कि सेम अमरूद की तरीके से ही होता है। और पपीता में जो होता है, जो मध्य फल भित्ति होती है, वो जो है वो खाने योग्य भाग जो है वो होता है। अब बात करते हैं ऊतकों की, ये सारी चीजें हमारी हुई कंप्लीट। तो पादप ऊतक जैसे हम प्लांट टिश्यू जो है वो कहते हैं उसके बारे में। तो शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा जो है वो संपन्न किया जाता है। तो कोशिकाओं का ये जो समूह होता है उसको हम कहते हैं ऊतक। ऊतकों से संबंधित कुछ यहाँ पर तथ्य की बात करते हैं। सबसे पहला कि पौधे और जंतु विभिन्न ऊतकों से जो है वो बने होते हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों। पौधों को अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं, और पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करने वाले भी होते हैं। ऐसे अधिकांश जो ऊतक होते हैं वो जो है वो मृत होते हैं, और ये मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही जो है वो जो यांत्रिक शक्ति है वो जो है वो प्रदान करते हैं, और उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता भी होती है। तो बेसिकली इस पॉइंट में बताने का यह प्रयास किया गया है कि पौधे जो होते हैं उनको अधिकांश ऊतक जो है वो सहारा देने वाले होते हैं। आगे बात करते हैं तो जंतुओं के अधिकांश ऊतक जो होते हैं वो जीवित होते हैं। चौथा पॉइंट कि ऊतकों की जो विभाजन क्षमता है उसके आधार पर ही पौधों के जो ऊतक होते हैं यानी पादप ऊतक जो हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक, इनके टाइप जो हैं इनमें भी डिटेल में भी हम जानेंगे कि क्या होते हैं। पांचवा पॉइंट, जंतुओं में कोशिका वृद्धि जो है वो अधिक एक रूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा जो है वो आपकी नहीं होती है। छठा पॉइंट कि ऊतक अधिकतम जो है वो दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में जो है वो व्यवस्थित होते हैं, जैसे रक्त, फ्लोएम और पेशी ऊतक जो है इसके एग्जाम्पल है। तो इन एग्जाम्पल को आप ध्यान रखिएगा। देखिए पॉइंट मैं आपको सारे बता रहा हूँ, पर जो ज्यादा पूछे जाने के चांसेस बनते हैं उनको मैं स्पेशली एक अलग से जो है वो हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। आगे बात करते हैं सातवां पॉइंट कि एक ऊतक की सभी कोशिकाएं आकृति में एक समान होती हैं और किसी कार्य को एक साथ भी वो जो है वो संपन्न करती हैं। तो ये हो गया हमारा ऊतक के पॉइंट। अब ऊतकों के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो दो टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला आपका है विभज्योतक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा आपका होता है स्थायी ऊतक, जिसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब इनके बारे में केवल एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, बाकी बहुत डिटेल में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो विभज्योतक की बात करते हैं सबसे पहले। तो पौधों में जो वृद्धि होती है वो निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। जैसे आप इस चीज को ऐसे समझिए कि कोई तना है तो एक उसकी लेंथ है जहां तक बढ़ गई है, उसके बाद उसकी जो बढ़ने की क्षमता है वो रुकी है, यानी कि वहां एक तक एक उसकी कह सकते हैं वृद्धि निश्चित क्षेत्र तक ही हो रही है। तो ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण जो है वो होता है, ऐसे ऊतकों को हम कहते हैं विभज्य ऊतक। एक लाइन में है केवल कि पौधों में वृद्धि निश्चित क्षेत्र में होती है, ऐसा विभाजित जो ऊतक होते हैं, विभाजित ऊतक, इसी विभज्य ऊतक को आप थोड़ा सा अलग करके देखेंगे तो उसी के समान देखने को मिलेगा। तो उनके उन भागों में पाए जाने के कारण होती है, ऐसे ऊतकों को हम कहते हैं विभज्य ऊतक। और दूसरा हमने जो देखा था वो था आपका स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। तो विभज्योतक द्वारा जो बनी कोशिकाएं होती हैं वो एक विशिष्ट कार्य करती हैं, और विभाजित होने की जो शक्ति है उसको क्या करती हैं, खो देती हैं। तो इसके कारण जो ऊतक का निर्माण होता है वे कहलाते हैं स्थायी ऊतक। तो बस इतना सा आपको एक एक लाइन में इन दोनों के बारे में याद रखना है। तो दो मेनली यही टाइप होते हैं, पर इसके अलावा आपको जटिल स्थायी ऊतक भी पता होना चाहिए ये क्या होता है।
तो जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। नाम जटिल है उससे आपको क्लियर है। ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के जो है वो उदाहरण है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछा जाता है। जा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पर। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के उदाहरण है। अब प्रश्न आपसे आए कि इनमें से कौन जटिल ऊतकों का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी इन दोनों को संवहन ऊतक भी जो है वो कहा जाता है। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। और ये मिला करके संवहन बंडल का निर्माण जो है वो करते हैं। जटिल स्थायी ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता होती है जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल जो है वो बनाती है। तो ये हमारा जो आज की क्लास का थ्योरी पार्ट है वो जो है इसमें कंप्लीट हुआ। अब इस पर बेस्ड हम जो है वो 5 प्रश्न देखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। इसी चैप्टर में अगर आप आगे देखेंगे तो आपका प्रकाश संश्लेषण है और श्वसन है और कुछ चीजें और हैं आगे, जिसको हम आगे क्लास में जो है वो देखेंगे। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि जो चैप्टर है आपका काफी जो है वो बड़ा है, तो इसलिए इनको हम थोड़ा थोड़ा पार्ट में देखेंगे ताकि आप साथ में चीजों को याद भी करते हुए चले। तो अब देखते हैं प्रश्न। सबसे पहला 5 टोटल प्रश्न हम देखेंगे और एक क्वेश्चन लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कि इनमें से सबसे छोटा जीव जो है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है विषाणु, बी ऑप्शन है जीवाणु, सी ऑप्शन है आपका माइकोप्लाज्मा और डी ऑप्शन है ईस्ट। और जो भी हम यहाँ प्रश्न देखेंगे, ऐसा नहीं कि आज ही की क्लास है, इससे पहले की जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उसमें से भी हम क्वेश्चन को साथ में शामिल करते हुए चलेंगे। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो सबसे जो छोटा जीव है वो आपका होता है माइकोप्लाज्मा। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं, इनको हमने पूरा एक एक अलग अलग देखा था कि कौन सा क्या कार्य करते हैं। वो कहलाते क्या हैं? विनाइट्रीकारी जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, या फिर नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु, या नाइट्रीकारी जीवाणु। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? जो जीवाणु क्या करते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में जो है वो बदलते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु जो है हम उसे कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इनके हमने एग्जाम्पल भी आपको पिछली वाली क्लास में बताए थे, कहा था यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तीसरा आपका है कि मूल ग्रंथिकाओं यानी कि जो रूट नोड्यूल्स हैं वो पाई जाती हैं कुछ लेग्यूमिनस पादप और कुछ अन्य पौधों में, या केवल कुछ लेग्यूमिनस पादप जो है उनमें, या सभी लेग्यूमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में जो है वो कभी नहीं, या फिर सभी पौधों में। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। मूल ग्रंथिकाओं यानी कि रूट नोड्यूल्स जो है वो किस में पाई जाती हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो पहले ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि कुछ लेग्यूमिन्स पादप और कुछ अन्य पौधों जो है उसमें। तो ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। चौथा प्रश्न आपका है कि अधिक नमक वाले अचार में, ये वाला क्वेश्चन मैंने एज इट इज आपको पढ़ाया था कि ये जो ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाता है, तो उसी को क्वेश्चन यहाँ के फॉर्म में हम देख रहे हैं कि अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, या अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक जो पोषक पदार्थ हैं वो नहीं होते हैं, या लवण नमक जनन का संदमन करता है, या फिर जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश जो है वो नहीं मिल पाता है। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में, तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा कि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह से जो है वो मर जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया भी था। तो ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। तो पांचवा प्रश्न है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? कॉरिनी बैक्टीरियम, या एसररीसिया कोलाई, या फिर वाइब्रियो कॉलरी, या फिर बैसिलस एंथ्रेसिस। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। तो जीवाणु का नाम है एसररीसिया कोलाई। मानव की आंत में पाया जाने वाला जो जीवाणु होता है वो होता है एसररीसिया कोलाई।
तो नाम इसका ध्यान रखिएगा, इसको हमने इससे पहले नहीं पढ़ा है, नया क्वेश्चन था इसीलिए इसमें साथ में आपको शामिल करते हुए हम चल रहे हैं। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होता है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 64। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो विभाजन होगा, जैसे आप एक हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझिए, आप एक हैं, जब विभाजन होगा तो दो में होगा, तो आप कितने बन जाएंगे? दो बन जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम जो विभाजन होगा तो दो, इसका भी विभाजन होगा और इसका भी विभाजन होगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है और इस तरीके से 4, 16, 8, 64 में से बताना है कौन सा सही होगा। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित हो जाता है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु जो है वो बनेंगे? तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग सुपर टेट के जो टॉपिक वाइज प्रश्न हम देख रहे हैं शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।